हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फेज वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम स्पेस क्या होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे किधर की तरफ कि जो आप माइक्रो स्टेट्स निकालते हैं। एक तो आपने निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, जिसमें आपने बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, एमबी स्टैटिस्टिक्स और इन सब चीजों का यूज किया। अब जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, अलग अलग शेप की बात करेंगे, तो उनके केस में हम किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी, माइक्रो स्टेट्स की, उनका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। दो अप्रोच होती है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, एक होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब होता है कि इसके अंदर जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा का वैसा ले लो, यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है ना। नॉट डिटेल्ड स्टडी, नॉट डिटेल्ड स्टडी, यहां पर डिटेल स्टडी नहीं हो रही है। मींस जो रिसर्च के लिए आपको जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा का वैसा ले लो, जो जैसा दिख रहा है उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लो, उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लो। तो ये अप्रोच होती है कौन सी, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और ये यूज होती है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। इट इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, इट इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। इस अप्रोच को कहां यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपको डिटेल्ड स्टडी करनी होती है एट पार्टिकल लेवल, है ना। डिटेल्ड स्टडी एट पार्टिकल्स लेवल, यानी कि बहुत गहन आपको अध्ययन करना होता है। तो ये कहां यूज होती है, इट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोल लो या मैकेनिक्स बोल लो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और फिजिक्स, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो ये यहां पर यूज होती है। हमने देखा भी कि हमने मैक्रो स्टेट्स पढ़े, माइक्रो स्टेट्स पढ़े, तो वो मैक्रो जहां तक है वो थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज हो रहा है। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी कुछ लिमिट है, तो लिमिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहां तक आप थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर सकते हो, तो लिमिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के अपने कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है कि एक तो n की वैल्यू इनफाइनाइट हो, n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक हो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, और n/v का जो रेशो है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। n/v का जो रेशो है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर थर्मोडायनेमिक्स हम यूज ना करके फिर हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब तो ये एक बात क्लियर हो गई कि थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट हम साथ में पढ़ते हैं, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स एक लिमिट तक हम पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम कहां पर आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जब मैं बात करता हूं तो उसके अंदर सबसे पहला वर्ड आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वर्ड जो है हमने क्लासिकल के अंदर भी पढ़ा है, इस वर्ड को हम और भी अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने ये पढ़ा था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनपुट इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स डिफाइंड और कॉन्फ़िगर द सिस्टम। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं। और इसके बेस पर हम बोलते भी है कि वन डायमेंशनल सिस्टम, 2 डायमेंशनल सिस्टम, 3 डायमेंशनल सिस्टम, और इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यहाँ पर या तो डी से शो करेंगे या किससे शो करेंगे, एफ से। अब मेन स्टैटिस्टिकल के अंदर हम एंटर करते हैं, तो यहां पर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है पोजीशन स्पेस आता है, और एक आता है मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस का मतलब क्या हुआ, एक डायमेंशनल स्पेस है ये, जिसमें किसी पार्टिकल की लोकेशन को आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं बात कर रहा हूं किसकी, पोजीशन स्पेस की, मैं बात कर रहा हूं पोजीशन स्पेस की। तो पोजीशन स्पेस का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है और यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है, इसकी पोजीशन मेरे को बतानी है, इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन बताने के लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। ये कौन सा सिस्टम है, 2D सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है, 2D है। और यहां पर एक कोऑर्डिनेट अगर x है, एक y है, तो मेरे को कौन कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, x और y। इसी तरह से मान लो कोई एक सिस्टम 3 डायमेंशनल सिस्टम है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है और उसमें मैंने एक छोटा सा स्पेस, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है और इस एलिमेंट के 3 कोऑर्डिनेट हो गए, 3 एक्सिस हो गए, x, y और z। ये 3 एक्सिस मैंने ले लिए। तो इसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक चाहिएगा x, एक चाहिएगा y और एक चाहिएगा z। तो इस एलिमेंट के लिए 3 डायमेंशन हो जाएगी, एक हो जाएगी अगर छोटा एलिमेंट है dx, एक हो जाएगी कितनी dy और एक इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, dz हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, dz। तो यहां पर पोजीशन स्पेस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 2 डायमेंशन स्पेस की बात कर रहा हूं तो एक पार्टिकल की जो कंप्लीट पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसी तरह मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं तो उसके केस में भी मेरे को कोई भी पार्टिकल है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन स्पेस का मतलब क्या हुआ, पोजीशन स्पेस इज अ स्पेस इन विच a particle is completely given by, the location of particle is completely given by the position coordinates. Location of particle is completely described by the position of coordinates is known as position space. तो position space की definition क्या हुई, इसकी definition हुई a dimensional space in which location of a particle is completely specified by position coordinates, completely specified by position coordinates completely specified by position coordinates is known as position space, is known as position space। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोजीशन स्पेस। ठीक है, समझ गए मेरी बात, पोजीशन स्पेस क्या होता है। अब अगर मैं एक पार्टिकल के लिए बात करूं और 3 डायमेंशन में बात करूं, मैं किसके लिए बात करूं, एक पार्टिकल के लिए। मान लो एक पार्टिकल की मेरे को पोजीशन बतानी है, एक पार्टिकल के लिए मेरे को पोजीशन बतानी है, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे, 3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फॉर वन पार्टिकल we need 3 coordinates to specify the location. We need 3 coordinates। मान लो अगर पार्टिकल्स होते दो पार्टिकल होते तो कितने चाहिए होते, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो फॉर टू particles we need 6 coordinates to specify the location, है ना। अगर कितने पार्टिकल होते, अगर 2 पार्टिकल होते तो हमें कितने चाहिए, 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू स्पेसिफाई द लोकेशन। तो इस 6 को आप कैसे लिख सकते हो, इस 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2। अगर 3 पार्टिकल होते तो कितना होता, 9 होता। अगर 4 पार्टिकल होते तो कितना होता, 12 होता। तो अगर मैं कहूं कि अगर n पार्टिकल है तो n पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 × n। तो टू स्पेसिफाई n particles we need 3n coordinates। तो यदि हमें n पार्टिकल की
जो लोकेशन है उसको स्पेसिफाई करना है, तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? हमें 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब यदि मेरे को पोजीशन स्पेस जो मैंने बनाई उसका मेरे को वॉल्यूम चाहिए, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? उसका वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो ये एलिमेंट ले लिया मैंने इस पोजीशन स्पेस की वॉल्यूम निकालने के लिए। मैं 3 डायमेंशन में सारी की सारी बातें कर रहा हूं, अभी जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो 3 डायमेंशन में। तो ये हो गया dx, ठीक है, ये हो गया कितना dy, और ये हो गया कितना dz। तो वॉल्यूम होता क्या है? 3 डायमेंशन का मल्टी क्यूब है, 3 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन है। तो वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, तो वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, तो पोजीशन स्पेस का यदि हमें वॉल्यूम निकालना है तो वो वॉल्यूम को मैंने लिख दिया किससे? dv से। और ये वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? dx, dy और dz। ये वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर हो गया? dx, dy और dz। ये बन गया क्या? हमारे पास जो पोजीशन स्पेस है उसका वॉल्यूम। ठीक है, किसका वॉल्यूम बन गया? पोजीशन स्पेस का। फिर एक आता है हमारे पास मोमेंटम स्पेस। क्या आता है? मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस का मतलब हो गया, लेट सपोज कोई पार्टिकल मूविंग पार्टिकल है। अब उस मूविंग पार्टिकल का मास m मान लिया हमने। अब वो मूविंग पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसको मैं केवल और केवल उसकी स्पेस लोकेशन से, यानी कि x, y, z से उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मोमेंट पर कहीं और है, दूसरे मोमेंट पर वो कहीं और है। तो मेरे को उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसके क्या चाहिए होंगे? उसके मोमेंटम भी चाहिए। मोमेंटम मैं क्यों बोल रहा हूं, वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहा? क्यों? क्योंकि उसके पास मास भी है। तो अब यदि कोई पार्टिकल डायनामिक पार्टिकल है, डायनामिक पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए? उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ये मूविंग पार्टिकल है। ये कौन सा पार्टिकल है? मूविंग पार्टिकल है। मूविंग पार्टिकल का मतलब हो गया डायनेमिक हो गया। तो इसको स्पेसिफाई अगर मैं करता हूं x, y, z से, तो ये इससे नहीं होगा, क्योंकि अपनी पोजीशन लगातार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? इसके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, vx, vy और vz। मैं ये बता सकता हूं कि किसी मोमेंट पर, किसी क्षण पर ये कहां है, पर इस पार्टिकल का मास यदि m है तो ये कंप्लीटली स्पेसिफाई होगा। तो कंप्लीटली स्पेसिफाई होगा तो मेरे को क्या क्या चाहिए? एक चाहिएगा px, फिर मेरे को चाहिएगा py और एक चाहिएगा pz। यानी कि मेरे को क्या चाहिए? मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मोमेंटम स्पेस क्या हो गया? मोमेंटम स्पेस का मतलब हो गया कि स्पेस विच completely specify the configuration of a dynamic particle by momentum coordinates से जो कंप्लीटली स्पेसिफाई करेगा उसको हम नाम देंगे मोमेंटम स्पेस। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे? मोमेंटम स्पेस देंगे। जिस तरह से हमने वॉल्यूम निकाला किसका? पोजीशन स्पेस का, उसी तरह से इसका भी वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, तो मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम को लिख दिया मैंने किससे? dvp कर दिया मैंने इसको, dvp यानी कि मोमेंटम। तो इसको मैंने लिखा dpx, इसको मैंने लिखा dpy और इसको मैंने लिखा dpz। ठीक है, एक को लिख दिया मैंने dpx, एक को लिख दिया dpy और एक को लिख दिया dpz। dpx का मतलब है x डायरेक्शन में मोमेंटम, dpy का मतलब है y डायरेक्शन में मोमेंटम और dpz का मतलब है z डायरेक्शन में मोमेंटम। तो ये हमारे पास कौन सा स्पेस आ गया? मोमेंटम स्पेस आ गया। अब एक आता है हमारे पास वर्ड फेज स्पेस। ठीक है, एक वर्ड आता है हमारे पास फेज स्पेस। तो फेज स्पेस का मतलब क्या होता है? फेज स्पेस है कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, है ना। कंबाइंड मोमेंटम एंड पोजीशन स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस। तो इन दोनों को यदि कंबाइंड कर दिया जाए तो कंबाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस,
मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस। कंबाइंड मोमेंटम और पोजीशन का जो स्पेस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फेज स्पेस कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया वॉल्यूम जब हम निकालेंगे फेज स्पेस का, तो ये इन दोनों के वॉल्यूम का क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में अगर निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अगर मैं निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो इसको लिखा मैंने डी टाउ से। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ कौन सा स्पेस, पोजीशन स्पेस, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस और इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। और हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको किससे लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे किससे, डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहां लिख दिया मैंने डीपी एक्स और यहां लिख दिया डीपी वाई और यहां लिख दिया डीपी जेड। तो ये वॉल्यूम आ गया स्मॉल एलिमेंट का। टोटल वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, टोटल वॉल्यूम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितनी बार होगा, 6 टाइम्स होगा। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये क्या बन जाएगा, डीपी एक्स, ये बन जाएगा डीपी वाई और ये क्या बन जाएगा, डीपी जेड। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा किसका, फेज स्पेस का। अब फेज स्पेस जो है उसके पास टोटल कितने डायमेंशन हो गए भाई, 3 डायमेंशन तो वो लेके आ रहा है कहां से, पोजीशन स्पेस से, और 3 डायमेंशन वो कहां से लेके आ रहा है, वो मोमेंटम स्पेस से। तो फेज स्पेस के पास टोटल डायमेंशन कितनी हो गई, 6 डायमेंशन हो गई। कितने डायमेंशन हो गई, 6 डायमेंशन हो गई। तो यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एफ है ना। अब 6 डायमेंशन का मतलब है उसके पास 3 एक्सेस हो गए पोजीशन के और 3 हो गए किसके, मोमेंटम के। तो यदि उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो एफ एक्सिस या एफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिएंगे हमें किसके लिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए, और एफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें चाहिएंगे किसके लिए, मोमेंटम स्पेस के लिए। ठीक है, किसके लिए चाहिएंगे, मोमेंटम स्पेस के लिए। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मोमेंटम स्पेस, सॉरी पोजीशन स्पेस, फेज स्पेस, फेज स्पेस, फेज स्पेस has 6 dimensions, has 6 dimensions। 6 डायमेंशन में ये कहां से ला रहा है, ये ला रहा है 3D। तो कहां से ला रहा है, पोजीशन स्पेस से। 3D तो कहां से ला रहा है, पोजीशन स्पेस से। और 3 डायमेंशन कहां से ला रहा है, ये 3 डायमेंशन ला रहा है मोमेंटम स्पेस से। 3 डायमेंशन कहां से ला रहा है, मोमेंटम स्पेस से। यानी कि यहां पर 3 इसको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, या फिर बोल लो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, और यहां पर 3 मोमेंटम के लिए चाहिए। तो 3 + 3 करा जब 2 हो गया, यानी कि 2 × 3 किया। क्या किया, 2 × 3 किया। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, और यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तो यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज स्पेस हैज डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2f। 2f क्यों हो जाएगी, क्योंकि f तो लाएगा ये कहां से, पोजीशन स्पेस से। f ये कहां से लाएगा, पोजीशन स्पेस से। और f डायमेंशन ये लाएगा कहां से, मोमेंटम स्पेस से। f डायमेंशन ये कहां से लाएगा, मोमेंटम स्पेस से। f डायमेंशन लाएगा ये पोजीशन स्पेस से, और f डायमेंशन लाएगा कहां से, मोमेंटम स्पेस से। तो टोटल जो डायमेंशन हो जाएगी किसके लिए, फेज स्पेस के लिए, अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मिनट रुकना दो। f कहां से आए, पोजीशन स्पेस से, और f कहां से आए, मोमेंटम स्पेस से। तो फेज स्पेस के कुल डायमेंशन कितने हो गए, 2f डायमेंशन हो गए। कितने डायमेंशन हो गए, 2f डायमेंशन हो गए किसके, फेज स्पेस के। अब क्लासिकली अगर हम बात करें, क्या करें, क्लासिकली, तो क्लासिकली अगर मैं बात करूं, तो क्लासिकली अगर मेरे को पोजीशन को शो करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको शो करना है, पोजीशन को शो करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैंने क्या बनाया, एक कर्व बनाया, और किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं शार्पली एक पोजीशन को मैं लोकेट कर सकता हूं।
शार्पली किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं पोजीशन को लोकेट कर सकता हूं यदि मैं क्लासिकली बात कर रहा हूं। इसी तरह से मैं अगर बात करूं मोमेंटम को लोकेट करने की, मैं बात करूं किसको लोकेट करने की, मोमेंटम को लोकेट करने की, तो उसको भी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं लोकेट कर सकता हूं क्लासिकली। तो ये हम कहां पर लोकेट कर पा रहे हैं, क्लासिकली लोकेट कर रहे हैं हम। कैसे कर रहे हैं हम, क्लासिकली। पर जब हम क्वांटम मैकेनिकली जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्वांटम मैकेनिकली जाते हैं, तो क्वांटम मैकेनिकली हाइजेनबर्ग ने हमें ये बताया है कि जो पॉइंट है उसको आप किसी शार्पली एक लोकेशन पर उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आपको रेंज मिलेगी। मतलब आपको मोमेंटम को स्पेसिफाई करना है तो आपको एक रेंज चाहिए, इसी तरह से आपको पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो आपको भी एक रेंज चाहिए। यदि मैं कर्व बनाता हूं क्लासिकली मैं पोजीशन और मोमेंटम इन दोनों के बीच में कर्व बनाता हूं तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, और यहां पर भी मैं एक पॉइंट पर इसको डिफाइन कर पाऊंगा, किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में। ये क्लासिकली हो रहा है। बट क्वांटम मैकेनिकली ये क्या होगा, यहां पर क्वांटम मैकेनिकली हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोमेंटम, और ये ऐसे लिख लें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, a physical quantity cannot be defined sharply at a point, it has some range, यानी कि यदि मैं इसको डिफाइन करता हूं, यहां पर मेरे को लेना पड़ेगा dp, या मैंने यहां पर लिया है p और यहां पर मैं ले रहा हूं x, और इस तरह से मैंने कोई कर्व ले लिया, तो अब मेरे को एक रेंज चाहिए, जब मैं इस पॉइंट को डिफाइन कर पाऊंगा। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा dp और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम y के लिए लिख सकते हैं, इसी तरह से हम किसके लिए लिख सकते हैं, z के लिए लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो यहां से फिर हम लिखते भी हैं ऐसे कि dp dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, h कट होगा। इसी तरह से dp dy जो होगा वो क्या होगा, वो भी h कट होगा। सिमिलरली dp dz वो भी क्या बनेगा, h कट बनेगा। यहां पर h कट बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, h कट स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम इसको h लिख लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, h लिख लेते हैं। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हम एक स्पेस पढ़ेंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, म्यू स्पेस और फेज स्पेस, इसको हम नाम देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बनाया, एक यहां पर मैं स्पेस बना रहा हूं जो कि पोजीशन और मोमेंटम से मिलकर बनाए। ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम से मिलकर बनाई, एक 6 डायमेंशनल स्पेस है। क्योंकि इसको 6 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसलिए पेपर पर हम इसको 2 एक्सेस के बीच में दिखा रहे हैं। तो यहां पर अब मैं बात करने वाला हूं म्यू स्पेस की, म्यू स्पेस, और इसको बोलते हैं मूव स्पेस। तो ये जो स्पेस है ये कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, और ये स्पेस किसके डायमेंशन को शो कर रहा है, एनर्जी के डायमेंशन को शो कर रहा है। ये एक 6 डायमेंशनल स्पेस है, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर के ऊपर, इसलिए पेपर के ऊपर इसको हम 2 डायमेंशंस के बीच में शो कर रहे हैं, p और x। तो यहां पर मैंने एक नेट टाइप का कुछ बना दिया, जाली बना दी, नेट टाइप का बना दिया, ऐसे ये नेट बन गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मैंने सेल्स बना दिए ऐसे।
जो सेल्स पर्टिकुलरली किसको शो कर रहे हैं, एक वॉल्यूम को शो कर रहे हैं, एक एरिया को शो कर रहे हैं, या एक डायमेंशंस को शो कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कोई भी सेल पकड़ लिया, ये एक छोटा सा सेल ले लिया मैंने, ये छोटा सा सेल ले लिया। तो इस सेल का जो वॉल्यूम है, इस सेल को मैंने बोला यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को मैं रिपीट करूंगा तो मेरे पास ये स्पेस बन जाएगा, म्यू स्पेस या सिग्मा जो म्यू स्पेस है। तो इसको मैंने बोला यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम मैंने निकाला, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम या एरिया कह लो, अगर 2 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन होगा तो वॉल्यूम कह लो, तो dp, और अगर मैं x ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा dx। तो ये यूनिट सेल का क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, और एरिया, वॉल्यूम और एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, dx हो गई, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, dp हो गई। एक डिस्टेंस कितनी हो गई, dp हो गई, और एक डिस्टेंस कितनी हो गई, dx हो गई। तो एक शीट पर जो हमने एरे टाइप की जो स्ट्रक्चर बना दी, जो कि मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस दोनों को शो कर रही है, इसको हम बोलते हैं म्यू स्पेस, यानी कि मॉलिक्यूलर स्पेस, और या फिर म्यू स्पेस से लिखते हैं। ये प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ये प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि जो P है, P को हम एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं, √2me करके करते हैं ना P को, मोमेंटम इक्वल्स टू √2me, और वहां से E इक्वल्स टू बनता है p²/2m। तो जो ये P और X का जो ये शीट बन रही है, ये शीट हमें किसका रिप्रेजेंटेशन और देती है, एनर्जी शीट का रिप्रेजेंटेशन भी देती है। किसका रिप्रेजेंटेशन देती है, एनर्जी शीट का। तो अब मैंने आपको बताया कि इसमें एक सेल हमने निकाल लिया, उस सेल का जो वॉल्यूम बन रहा है, या एरिया बोल लो, आप कुछ भी बोल लो अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, तो वो जो एक छोटी, सबसे छोटी सेल है जिसके रिपीटेशन से मेरे को ये पूरा एरे मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, फेज सेल। तो फेज सेल क्या हो गया, यूनिट सेल इन फेज स्पेस। फेज सेल क्या हो गया, यूनिट सेल, फेज सेल, एक वर्ड आ गया फेज सेल। तो फेज सेल क्या हो गया, यूनिट सेल, यूनिट सेल इन फेज स्पेस, यूनिट सेल इन फेज स्पेस, which gives the array of mu space, which gives repetition of which, repetition of which gives mu space is called phase cell। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फेज सेल नाम देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो किसका, फेज स्पेल का, फेज सेल का वॉल्यूम निकालना हो, तो इस वॉल्यूम को हम फंडामेंटल वॉल्यूम भी कहते हैं, या हम इसको वॉल्यूम ऑफ माइक्रोस्टेट भी कहते हैं, क्योंकि हम सबसे छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फेज सेल जो है, वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, इसको हम फंडामेंटल वॉल्यूम भी बोलते हैं, फंडामेंटल वॉल्यूम, और इसको हम वॉल्यूम ऑफ माइक्रोस्टेट भी कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ माइक्रोस्टेट। इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ माइक्रोस्टेट भी कहते हैं। तो हमारे पास एक 2 डायमेंशन पर जो दिख रही है उसके लिए बन रहा है dx और dpy। मैं कह रहा हूं कि टोटल वो 6 डायमेंशन का है, तो अगर मैं 6 डायमेंशन का ले लूं तो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा dx dpx, एक बन जाएगा dy dpy, एक बन जाएगा dz और dpz। तो इसका जो वॉल्यूम बन जाएगा वो बन जाएगा dpx dx, एक बन जाएगा dpy और dy, और एक बन जाएगा dpz और dz। ये बन गया। पर हमने हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट लगाया था, तो हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग dp और dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2 या h कट होता है। और फिर हमने कहा था कि h कट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो उसको हम क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं। तो यहां से d टाउ क्या बन जाएगा, h, ये बन जाएगा h, h और h, यानी कि ये हो गया h क्यूब, ये क्या हो गया, h क्यूब हो गया। इसको कई जगह h नॉट से भी लिखते हैं, तो आप इसको h नॉट से भी लिख सकते हो, ठीक है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, dpx dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट अपॉन 2 होता है, या h कट भी लिखते हैं। और ये वैल्यू स्मॉल है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, dpx और dx को ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, h लिख लेंगे।
क्या लिख लेंगे h, तो यहां बन गया h क्यूब। और फॉर ये किसके लिए है, ये 3 डायमेंशन के, 3 डायमेंशन इसके आ गए और 3 डायमेंशन इसके आ गए, ये 6 डायमेंशन के लिए। तो अगर मैं किसके लिए लिखूं, अगर मैं लिखूं f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाएगा h, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी। तो फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, f डिग्री ऑफ फ्रीडम डी टाउ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h और उसकी पावर कितनी हो गई, f हो गई। ठीक है, h और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, f। अब सवाल ये है कि 2f क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई मेरे जो हमने 2f लिखा था वो लिखा था टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, तो f आए थे मोमेंटम से और f आए थे पोजीशन से। तो अब यहां पर भी f मिल रहे हैं कहां से, मोमेंटम से, और f मिल रहे हैं पोजीशन से। तो f और f मिलके 2f नहीं बनाएंगे क्योंकि वो कंबाइंड हो रहे हैं, तो कंबाइंड हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, f बनाएंगे। तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो फेज सेल है, उस फेज सेल का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा h पावर f। क्या आ जाएगा, h पावर f। तो अब अगर मेरे को निकालना है नंबर ऑफ फेज सेल्स, नंबर ऑफ फेज सेल्स बोल लो या आप बोल लो माइक्रो स्टेट्स बोल लो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम करेंगे जो टोटल वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम का मतलब होगा अलाउड वॉल्यूम ऑफ स्पेस, मतलब जो पूरा शीट बनाया हुआ है उसमें जहां तक वॉल्यूम अलाउड है उसका वॉल्यूम निकाल लें, और उसमें मैं फेज सेल से डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि इस शीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स या जो टोटल माइक्रो स्टेट्स हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स, इसको माइक्रो स्टेट्स भी बोल सकते हो, फेज सेल्स, ये क्या होगा, वॉल्यूम, अलाउड वॉल्यूम, ये किसके बराबर होगा, अलाउड वॉल्यूम ऑफ स्पेस, अलाउड वॉल्यूम ऑफ स्पेस, अलाउड वॉल्यूम ऑफ स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल। तो डी टाउ जो है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी, ये हो गया, एक तो हो गया डी टाउ, और ये फेज स्पेस सेल का f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास वॉल्यूम है ही h पावर f। तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेट्स को मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दूं, यानी कि dq1 dq2 dq3 इस तरह से लिख दूं, और मोमेंटम को मैं dp1 dp2 d3 इस तरह से लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dq1 dq2 dq3 एंड सो ऑन, और यहां पर बन जाएगा हमारे पास dp1 dp2 एंड सो ऑन, और ये कितना हो जाएगा h पावर f। और इसको यदि मल्टीप्लीकेशन को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं पाई के फॉर्म में, है ना। तो यहां से i की वैल्यू 1 से लेकर और कहां तक, n तक जा रही है, तो ये हो जाएगा dqi और ये हो जाएगा dpi अपॉन hf। ठीक है, dqi अपॉन dpi अपॉन hf हो जाएगा। ठीक, और इसको अगर और दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं dfq, और यहां पर हो जाएगा df, मतलब अगर 2 डायमेंशन है तो dq 2 बार मल्टीप्लाई होगा, dq dp, और एक हो जाएगा dqy dpy। तो यहां पर हो जाएगा dfq और ये हो जाएगा dfp, f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और ये हो जाएगा hf। ठीक है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये हो जाएगा क्या, hf हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं फ्री पार्टिकल की, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स। अगर मैं बात करूं फ्री पार्टिकल की, तो फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल से यहां मेरा मतलब है नॉट कंप्लीटली फ्री, नॉट कंप्लीटली फ्री। नॉट कंप्लीटली फ्री का मतलब है कि वो केवल और केवल इंडिपेंडेंट है फ्रॉम पोजीशन। मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। मोमेंटम जो है वो पोजीशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में जब ये इंडिपेंडेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं dfq और इसको लिख सकते हैं dfp अपॉन ये क्या हो गया, h पावर f, ये क्या हो गया, h पावर f। ठीक है, इस तरह से हम यहां पर फॉर्मूला बनाते हैं किसका, मोमेंटम स्पेस का, मोमेंटम स्पेस, फेज स्पेस। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है फॉर फ्री पार्टिकल के लिए, चाहे मैंने एक पार्टिकल के लिए लिखा है, इसको नंबर ऑफ फेज सेल्स को हम माइक्रो स्टेट्स पे बोलते हैं ना। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स, फेज सेल्स और माइक्रो स्टेट्स,
और इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट भी बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। इसी तरह से ये भी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स ऑफ फेज सेल और माइक्रो स्टेट। ये था म्यू स्पेस, यानी कि मॉलिक्यूलर स्पेस या म्यू स्पेस। इसी तरह से एक स्पेस होता है गामा स्पेस, उसका मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, गामा स्पेस, गामा स्पेस। तो फॉर गामा स्पेस, गामा स्पेस के लिए फॉर्मूला हो जाता है DFN, FNQ और DFN, N का मतलब हो गया पार्टिकल्स P, और यहां पर हो जाता है HFN। ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, गामा स्पेस के लिए। ऑब्जेक्टिव में तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये वाले, तो वहां पर इनको ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जैसे ये हो गए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो पूछ लिया आपसे कि F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितने डायमेंशंस होते हैं किसके, फेज स्पेस के, तो उसमें क्या आंसर आएगा, 2F आएगा। मैं उसके नीचे लिख भी देता हूं, इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रहने चाहिए। तो यहां पर लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था, पोजीशन स्पेस, ये हो गया यहां लिखा था शायद, हाँ ये रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, किस में कहाँ डायमेंशंस है, कितनी डायमेंशंस है ये। इसके बाद ये जो हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ फेज सेल्स कैसे आ गए, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे आ गए, तो अब हम इसके बाद कुछ स्पेसिफिक केस बनाएंगे, जैसे कि फ्री पार्टिकल 1 डायमेंशन में है, फिर रेडिएटिव पार्टिकल यानी कि फोटोन 1 डायमेंशन में है, तो उसके जो माइक्रो स्टेट्स हैं यानी कि नंबर ऑफ फेज सेल्स पर वो कितनी होंगी, मोमेंटम के लिए कितनी होंगी और एनर्जी के लिए कितनी होंगी, है ना। एक बार उसको मोमेंटम के लिए निकालेंगे, एक बार एनर्जी के निकालेंगे, एक बार शार्प वैल्यू निकालेंगे और एक बार हम एक रेंज में निकालेंगे, एक बार शार्प वैल्यू निकालेंगे, एक रेंज में निकालेंगे वैल्यू। फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट भी हम देखेंगे। तो एक बार 1 डायमेंशन में करेंगे, फिर 2 डायमेंशन में करेंगे, फिर 3 डायमेंशन में करेंगे। देन उसके बाद कोई पार्टिकल एक 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा जिसका कुछ पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए क्या सीन बनेगा। तो अब जो पीछे की चीजें तुमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी रिलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो कंसेप्ट्स अगर तुमने अच्छे से समझ लिए हैं तो अब तुम्हें ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।